हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स का कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जैसे कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम के कुछ फैक्ट्स और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड मॉनेटरी पॉलिसी। बेसिकली जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो मॉनेटरी पॉलिसी होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हालांकि इंडियन बैंकिंग सिस्टम और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में हमने इकोनॉमी के पार्ट 2 में डिस्कस कर रखा है। ये पार्ट 3 है इकोनॉमिक्स का, जिसमें हम मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में देखेंगे। तो अगर सेंट्रल बैंक, सबसे ऊपर सेंट्रल बैंक होता है और सेंट्रल बैंक के नीचे बहुत सारे बैंक्स होते हैं। तो उसमें दो कैटेगरी है। पहली, ऐसे बैंक्स जो आरबीआई के एक्ट में सम्मिलित हुए थे। आरबीआई एक्ट 1934 में वो शेड्यूल बैंक्स है। और ऐसे बैंक जिसको आरबीआई के एक्ट में शामिल नहीं किया गया वो नॉन शेड्यूल बैंक्स। तो शेड्यूल बैंक्स के भी दो कैटेगरीज हैं। पहला कॉमर्शियल बैंक्स है और दूसरा कोऑपरेटिव बैंक्स है। तो कॉमर्शियल बैंक्स जैसे कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो गया, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, फॉरेन बैंक्स हो गया और रीजनल रूरल बैंक्स। तो ये सारे के सारे कमर्शियल पर्पस के लिए होते हैं। तो ये कमर्शियल बैंक्स हो जाएंगे। कोऑपरेटिव सहकारी बैंक्स होते हैं और इसके पहले कमर्शियल मतलब वाणिज्यिक बैंक। तो सहकारी बैंक्स में जैसे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हो गया, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, ये सारे बैंक सहकारी बैंक्स होते हैं। नॉन शेड्यूल बैंक्स में पेड अप कैपिटल 5 लाख से कम होता है और ये इंडिजिनियसली इंडिया के बैंक्स होते हैं। बेसिस सेंट्रल और कमर्शियल बैंक्स में क्या डिफरेंस है? मीनिंग, सेंट्रल बैंक इज द एपेक्स बॉडी दैट कंट्रोल्स, रेगुलेट्स एंड ऑपरेट्स द एंटायर बैंकिंग सिस्टम इन द कंट्री। पूरे कंट्री में जो बैंकिंग सिस्टम के रूल्स और रेगुलेशंस और मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड सारे जो प्रोविजंस हैं वो सेंट्रल बैंक के द्वारा ही मॉनिटर किया जाता है। ये एपेक्स बॉडी होती है, सबसे ऊपर सेंट्रल बैंक ही होता है। हर एक देश में हर एक देश का अपना एक सेंट्रल बैंक होता है। जैसे इंडिया की बात करें तो ये आरबीआई हो जाएगा। अमेरिका के बाद में फेडरल बैंक होता है। पाकिस्तान में बैंक ऑफ पाकिस्तान सेंट्रल बैंक है। इस तरीके से बैंक ऑफ चाइना चाइना में हो जाएगा। तो ये सेंट्रल बैंक्स होते हैं। कमर्शियल बैंक कमर्शियल पर्पस के लिए होता है। अ बैंक इज इन विच एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड एडवांस लोन्स फॉर पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स। तो लोन प्रोवाइड करना, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, सेविंग्स पर डिपॉजिट करना। तो ये सारे काम कमर्शियल बैंक्स के होते हैं। ऑनरशिप किसके पास होती है? तो सेंट्रल बैंक की ऑनरशिप हमारे गवर्नमेंट के पास होती है और कमर्शियल में गवर्नमेंट भी होता है, प्राइवेट सेक्टर भी होते हैं। अगर वो पब्लिक सेक्टर बैंक है तो उसका जो ऑनर होगा वो गवर्नमेंट हो जाएगा, वो गवर्नमेंट के द्वारा ऑन होगा। लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर बैंक है तो उसमें कोई प्राइवेट पर्सन के बाद उसकी अथॉरिटी होती है, उसके पास उसका राइट होता है। ऑब्जेक्टिव, ऑपरेट्स इन पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक के फायदे के लिए होते हैं जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं, सेंट्रल बैंक्स। और इसमें कमर्शियल बैंक्स क्या होता है? ऑपरेट्स टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, इसमें प्रॉफिट के लिए काम होता है। इश्यू इश्यू ऑफ करेंसी, सेंट्रल बैंक का काम क्या है? करेंसी को इश्यू करना। सोल मोनोपोली टू इश्यू करेंसी, पूरी की पूरी अधिकार उसी के पास होता है। अगर 1 रुपए के सिक्के और नोट को छोड़ देता हूँ, जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा इशू होता है, 1 रुपए का नोट और सिक्का, और बाकी के जितने भी करेंसीज होते हैं नोट में वो सब सेंट्रल बैंक आरबीआई के द्वारा इशू होता है। कमर्शियल बैंक के पास कोई अथॉरिटी नहीं है नोट वोट छापने की, जैसे एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, एक्सिस, एचडीएफसी। तो ये सारे राइट्स कमर्शियल बैंक के पास नहीं होते हैं। पब्लिक डीलिंग डज नॉट डील डायरेक्टली विथ, ये पब्लिक के साथ डायरेक्टली डीलिंग नहीं होती। ये बैंकर का बैंक होता है, बैंकों के साथ इसका लेन देन होता है जो सेंट्रल बैंक होता है जैसे आरबीआई हो गया, और गवर्नमेंट के साथ इसकी डीलिंग होती है सेंट्रल बैंक की। तो ये गवर्नमेंट का बैंक भी कहते हैं और ये बैंकों का बैंक भी कहते हैं सेंट्रल बैंक को, जो कि हमारे हिंदुस्तान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। कमर्शियल बैंक डील्स डायरेक्टली विथ पब्लिक, ये पब्लिक से डायरेक्ट डीलिंग करता है। नंबर ऑफ बैंक्स, देयर इज ओनली वन सेंट्रल बैंक इन एवरी कंट्री, प्रत्येक देश में केवल एक ही सेंट्रल बैंक होता है, जबकि
कमर्शियल तो लाखों में हो सकते हैं। देयर आर मल्टीपल कमर्शियल बैंक्स इन कंट्रीज। एग्जाम्पल्स लाखों में तो नहीं होंगे, कुछ ही होंगे, लेकिन ज़्यादातर होते हैं। एग्जाम्पल जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई हो गया, और कमर्शियल बैंक में पीएनबी, एसबीआई, कोटक महिंद्रा, आईसीआईसीआई, ये सारे के सारे कमर्शियल बैंक्स। मॉनेटरी पॉलिसी, ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है ये सेंट्रल बैंक के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। जैसे मार्केट में लिक्विडिटी ज़्यादा है उसको कम करना है ना, इन्फ्लेशन महंगाई बहुत ज़्यादा होगी उसको कंट्रोल करना है, तो सारी की सारी चाबी सेंट्रल बैंक आरबीआई के पास होती है। तो लिक्विडिटी को कम करना, ज़्यादा करना, इकोनॉमी को स्टेबल करना है ना, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और ग्रोथ को कंट्रोल करना, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को कंट्रोल करना और ग्रोथ पे काम करना, ये हमारे सेंट्रल बैंक का काम होता है। इंजेक्ट मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोलिंग द मनी सप्लाई। हाँ, तो मौद्रिक नीतियां होती हैं, जो मुद्रा होता है पैसा, उससे रिलेटेड बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस हैं जो सेंट्रल बैंक के द्वारा ही मॉनिटर किए जाते हैं और उसी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी एक टॉपिक भी है, उसके बारे में हम डिटेल का भी डिस्कशन करेंगे। अभी ये देखना है कि सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू मनी को रेगुलेट करती है, उसके सप्लाई और डिमांड को की पूर्ति को मैनेज करती है। टू फेसेस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, दो रूप होते हैं इसके। पहला, इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई हो गया, और रिसेशन का मतलब महंगाई के बाद की जो कंडीशन होती है वो रिसेशन होती है। और मुद्रण कह सकते हैं, इन्फ्लेशन का मतलब मुद्रास्फीति होता है। तो मुद्रास्फीति में लूज मनी पॉलिसी होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होता है, तो इसमें बोरोइंग, उधार लेना आसान होता है। कंज्यूमर बाय मोर, ज़्यादा से ज़्यादा वो उधार लेते हैं, खरीदते हैं वस्तुओं को। बिजनेस एक्सपेंड होता है, बढ़ता है। मोर पीपल आर एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है इस केस में। और पांचवें में क्या होता है, पीपल स्पेंड मोर, स्पेंडिंग पीपल की काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। दूसरे केस रिसेशन का है, बोरोइंग डिफिकल्ट हो जाता है, कंज्यूमर कम से कम खरीदारी करते हैं, और बिजनेस पोस्टपोन, एक्सपेंशन बढ़ जाता है। एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता है और प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाता है टाइट मॉनेटरी पॉलिसी में। अब सप्लाई ऑफ मनी की बात करते हैं, तो हमें पता है कि आरबीआई का जो एस्टेब्लिशमेंट होता है वो 1 अप्रैल 1935 को होता है एंड नेशनलाइज ऑन 1 जनवरी 1949। तो एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 1 अप्रैल 1935, और कब राष्ट्रीयकरण होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, तो 1 जनवरी 1949 को। RBI introduced alternative measures for supply of money in the form of money, M1, M2, M3 and M4। तो आरबीआई के बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं जो मनी सप्लाई को मेजरमेंट में काफ़ी सहायक होते हैं। तो जैसे मुद्रा M1, मुद्रा 1 की बात करते हैं, तो इसमें पब्लिक की करेंसी होती है और डिमांड डिपॉजिट होता है। डिमांड डिपॉजिट का मतलब सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट का जो पैसा होता है बैंकों के पास, वो हमारा डिमांड डिपॉजिट होता है। फिर उसके अलावा अदर डिपॉजिट्स होते हैं इन दोनों के अलावा। तो M1 जो मुद्रा है उसमें कौन कौन सी करेंसीज को रखा गया है, तो पब्लिक के पास जितनी भी करेंसी रहेगी वो रहेगा, प्लस बैंकों के पास जो डिपॉजिट होगा, और डिमांड डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम, जैसे कि सेविंग अकाउंट में और करंट अकाउंट में जितना भी पैसा है वो सारा पैसा M1 में ही आ जाएगा। और अदर डिपॉजिट्स बैंक के जो होते हैं, और ये तीनों चीज मिलके मुद्रा M1 को डिफाइन करता है। फिर उसके बाद M2 की बात करें तो ये M1 के जितने भी टर्म्स हैं उसको तो वो तो रहेगा ही रहेगा, साथ में सेविंग डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स। तो पोस्ट ऑफिस में भी सेविंग बैंक्स होते हैं, वहां पे भी जो डिपॉजिट होता है अगर उसको M1 में इंक्लूड कर लेंगे तो ये जो मुद्रा हो जाएगी ये M2 हो जाएगी, मनी 2 हो जाएगी ना। उसके बाद तीसरी M3 की बात करते हैं, तो M1 के जितने तीनों रहेंगे, जैसे पब्लिक की करेंसी और डिमांड डिपॉजिट और अदर डिपॉजिट्स, वो तो रहेगा ही रहेगा, और साथ में टाइम डिपॉजिट और बैंकिंग सिस्टम। टाइम डिपॉजिट में जैसे कि FD हो गया, रिकरिंग डिपॉजिट्स जो टाइम से बाउंडेड होते हैं वो टाइम डिपॉजिट के अंतर्गत आता है।
तो M3 जो होता है वो M1 और टाइम डिपॉजिट इन बैंकिंग सिस्टम का सम होता है। M4 क्या होता है? M4 M3 प्लस टोटल डिपॉजिट्स ऑफ पोस्ट ऑफिस एक्सेप्ट नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स। तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को छोड़ दें तो टोटल डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस में जितने हैं वो, और M3 का मतलब M1 जो ऊपर वाले तीनों टर्म्स है वो, करेंसी पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट और अदर डिपॉजिट, उसको इंक्लूड करेंगे। साथ में M3 जो कि टाइम डिपॉजिट और बैंकिंग सिस्टम में इंक्लूड हो जाएगा, और साथ में टोटल डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस जितने भी डिपॉजिट है, तो सारी की सारी जो मनी होती है वो M4 में आ जाती है। M1 और M2 को नैरो मनी बोलते हैं, और M3 और M4 को ब्रॉड मनी की कैटेगरी में रखा गया। मनी मल्टीप्लायर क्या होता है? तो इससे रिलेटेड हमारे टेस्ट और एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बने हैं CGL के एग्जाम्स में। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी क्या होता है? ये एक इकोनॉमिक टर्म्स है। तो बेसिकली ये प्रोपोर्शन होता है एग्रीगेट स्पेंडिंग ऑन द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज अपोज टू द सेविंग, इट इज कॉल्ड MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सी का मतलब क्या है यहाँ पे? कंज्यूम है। तो ये बेसिकली रेशियो होता है एक्सपेंडिचर और इनकम में जो चेंज होता है उसका रेशियो होता है। ऐसे भी बोल सकते हैं द प्रोपोर्शन ऑफ एन एग्रीगेट रेज इन पीस टू द कंज्यूमर स्पेंड, मतलब एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, जो खर्चा है उसका ऑन द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जितने भी गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम हुई हैं उस पे जो खर्चा होगा, डेल्टा ई से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, एंड अपोज टू द सेविंग इट इज कॉल्ड MPC। और सेविंग के अलावा जो खर्चा हुआ है उस पे, वो खर्चा इनकम से कैसे रिलेटेड है, तो डेल्टा ई अपॉन डेल्टा वाई का जो रेशियो होता है उसी को हम MPC बोलते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इट इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ कंजम्पशन टू द रेशियो ऑफ इनकम। फिर उसके बाद एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर की बात करते हैं। तो ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी से ही रिलेटेड है। एक मेट्रिक, इट इज अ मेट्रिक used to infer the impact of changes in government expenditure on the output related variable in economy। तो ये एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर है जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी 1 का रेशियो होता है। ये इसका बेसिक मतलब है। ये भी एक तरह का मनी मल्टीप्लायर के लिए एक टूल्स है। और फिर उसके बाद मनी मल्टीप्लायर की बात करते हैं तो ये कुछ नहीं होता है, ये इनवर्स रेशियो होता है। इट इज द इनवर्स ऑफ रेशियो, रिजर्व रेशियो इज कॉल्ड मनी मल्टीप्लायर। जो रिजर्व रेशियो होता है, आर से रिप्रेजेंट करते हैं उसको, उसका जो इनवर्स होता है उसको मनी मल्टीप्लायर कहते हैं। मनी मल्टीप्लायर, इकोनॉमिक कंसेप्ट ऑफ क्रिएटिंग मनी इन इकोनॉमी, tells about total money banks can generate with each dollar of reserves based on fractional reserve banking system, also known as monetary multiplier और credit multiplier। इसी को हम monetary और credit multiplier भी कहते हैं। ये fractional reserve banking के सिस्टम पे बेस्ड होता है। इकोनॉमिक कंसेप्ट है जो मनी को कैसे क्रिएट करें उसके लिए इसका यूज होता है। फॉर्मूला इसका क्या होता है? ये रिजर्व रेशियो का इनवर्स होता है, मतलब 1/r होता है। इंटरप्रिटेशन, हाई द रिजर्व रेशियो द लोअर विल बी द मल्टीप्लायर। अगर ज्यादा रिजर्व रेशियो होगा तो मनी मल्टीप्लायर कम हो जाएगा। फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो इसको अफेक्ट करेंगे? तो पहला फैक्टर इंडिविजुअल डिपॉजिट्स, दूसरा टैक्स हो जाएगा। फिर उसके बाद फॉरेन मार्केट, कैश अमाउंट, रिजर्व होल्ड्स बाय बैंक्स। इंपॉर्टेंस क्या है? measures changes in money supply and economy due to change in reserve requirements, helps government devise monetary policy में भी इसका। उसके बाद कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मनी मल्टीप्लायर को अफेक्ट करते हैं, उसकी समरी क्या है? तो पहला हायर मल्टीप्लायर वैल्यू और दूसरा लोअर मल्टीप्लायर वैल्यू। तो हायर मल्टीप्लायर वैल्यू में क्या है? इकोनॉमी हैज प्लेंटी ऑफ स्पेयर कैपेसिटी, इसमें इकोनॉमी की कैपेसिटी काफी ज्यादा होती है। प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट एंड टैक्स इज लो, तो इंपोर्ट करने की जो प्रोपेंसिटी होती है वो काफी कम हो जाती है।
और हाई प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एनी एक्स्ट्रा इनकम, और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एक्स्ट्रा इनकम के कंपैरिजन में काफी ज्यादा हो जाती है। दूसरा केस क्या है, लो मल्टीप्लायर वैल्यू, इकोनॉमी इज क्लोज टू कैपेसिटी लिमिट, तो कैपेसिटी लिमिट के क्लोज हो जाती है हमारी इकोनॉमी। दूसरा, राइजिंग डिमांड काज राइजिंग इन्फ्लेशन, अगर ज़्यादा डिमांड होगा तो महंगाई होने का वहाँ पे रीज़न बनता है। फिर उसके बाद हाई इन्फ्लेशन होता है, बहुत ज़्यादा महंगाई हो जाएगी, काज राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स, तो उसमें इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी बढ़ जाते हैं। द साइज ऑफ फिस्कल मल्टीप्लायर, गवर्नमेंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट सच एज न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग results in higher multiplier effect. Economists at the IMF have calculated the long run multiplier value at plus 1.5 for developed country and 1.6 for developing countries. तो डेवलप्ड कंट्रीज के लिए जो मनी मल्टीप्लायर है, जो कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के द्वारा कैलकुलेट किया गया, 1.5 है, और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जैसे कि इंडिया हो गया उसके लिए 1.6 है, और यूएसए जैसे कंट्रीज के लिए ये 1.5 हो जाएगा। So this is all about in this video. Thanks for watching. Thank you so much.